अपर्णा के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था और इसी की जांच चलती रही। वह अधिकारी लोगों से मिलती रही, कानपुर जाकर मिलती रही, मगर उस केस की सुनवाई चलती ही गई, मतलब जांच चलती गई, पर उसका कोई फैसला नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार अंत में वह क्या है, वहाँ पे प्रीतम सिंह से जाकर मिलती है। क्षेत्रीय कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात होता है, उनके द्वारा अब जांच आरंभ हो जाता है। उनके साथ समीर सक्सेना भी थे। तो इस प्रकार बात जो है आगे चलती रहती। अब यहाँ पे माता पिता भी कहते कि देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, अब अपना काम क्या है, फैसले खुद लेती है, हर कहीं दौड़ना भागना जो है वह खुद कर रही है। उसके आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 75, आप लोग खोलिएगा। जांच का आतंक कुछ ऐसा था कि दफ्तर के चपरासी तक ने अपर्णा को सलाम करना बंद कर दिया। अब ऐसा हाल है देखो, और वो जिस दफ्तर में काम करती थी, बैंक में काम करती थी, अब उसके नाम पर ऐसा ही धब्बा लग गया कि चपरासी लोग तक क्या है उसको और सलाम नहीं करते थे। अब क्या है, कोई इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था। सभी जितने अधिकारी थे, जितने भी क्लर्क भी थे, चपरासी थे, सब के सब क्या करते थे, सिक्योरिटी जो थे सब क्या है अपर्णा से दूर दूर रहने लगे। कोई उससे नहीं बातें करता था और यह अपर्णा को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वे सोचते थे अगर वे अपर्णा से बातें करेंगे तो बैंक के मैनेजर को बुरा लग जाएगा, शायद उनके ऊपर भी इसी प्रकार का कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, वह अब सब के सब जो हैं वे अपर्णा से दूर रहने लगे थे। जांच के दौरान बहुधा सवाल इस तरह पूछे जाते जिनका जवाब हाँ या नहीं में अपेक्षित होता। तो जांच चल रही थी, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। अपर्णा अपने ही में को बेहद फंसा हुआ पाती, वह फंसती ही जा रही थी। उसकी शक्ल हर समय रुआंसी रहने लगी थी। अब तो वह हमेशा क्या है बहुत उदास रहने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसे यह पता चला कि समीर सक्सेना कहाँ रुके हुए हैं। तो क्या है, वह फिर खबर लेने लगती है कि समीर सक्सेना का घर कहाँ है, वह कहाँ रुके हुए हैं, ठिकाना ले लेती है। उसने सोचा वह विशेष रूप से उनसे मिलकर अपनी बात समझाने की कोशिश करेगी। तो वह सोचती है कि वह समीर सक्सेना के घर जाएगी, उनसे अलग मुलाकात करेगी और फिर क्या है सारा बात जो है केस वह समझाने की कोशिश करेगी। उनसे मिलना आसान नहीं था। अक्सर होटल में उनके कमरे में ताला ही पड़ा रहता। क्या है, अक्सर क्या है, जब भी वह जाती थी, मतलब ठिकाना तो ले लिया था, उससे मिलने भी जाती थी, तो पर वह जब भी जाती थी तो वहाँ पे क्या है होटल में ताला ही पड़ा रहता था। जब वे लौटते तो उनकी मुलाकाती एक छोटे मोटे जुलूस की शक्ल में उनका स्वागत करते, और जब जाती तो कभी देखती इतना भीड़ है कि वह जाकर मिल ही नहीं पाती, पर्सनली मिलना नहीं होता था। वे देर तक लाउंज में लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते और उनकी प्रार्थना पत्र प्राप्त करते। इतनी भीड़ के बीच अपर्णा अपना मामला खोलना नहीं चाहती थी, और जब भी जाती थी इतना भीड़ रहता था कि उनके सामने अपना केस को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहती थी लोगों के सामने। ठीक है, इससे सिर्फ तमाशा बन सकता था। लेकिन भीड़ से निपटते ही समीर सक्सेना कमरे में दाखिल हो जाते, और भीड़ से जैसे ही निपटते समीर अपने कमरे में निकट घुस जाते थे और वेटर उनके दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब की तख्ती लटका देते। और जैसे ही समीर सक्सेना जी कमरे में घुसते तो क्या है दरवाजे में लगा देते थे डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, जिसके कारण और जाना ही नहीं होता था। पेज नंबर 76 खोलिए। वेटर की काफ़ी मिन्नत, तो वो जाकर वेटर से काफ़ी मिन्नतें करती थी। मिन्नत, खुशामद और बख्शीबाजी के बाद एक दिन अपर्णा को सक्सेना जी से मुलाकात का मौका मिला। तो क्या है, कई बार जाती, वेटर को बख्शिश देती, उसको क्या है काफ़ी चापलूसी करने लगी, और उसके बाद क्या है वेटर ने सक्सेना साहब से मिलने के लिए एक डेट निकाला। उन्होंने काफ़ी गौर से उसकी बात सुनी। तो सक्सेना जी बड़े मन लगाकर उसकी बात को सुनते हैं। अब तक अपर्णा हर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को सर कहने की आदी हो चुकी थी, हर सभी को ही वह सर कहकर ही संबोधित करते थे। उन्होंने टोका, आप तो स्वयं अधिकारी हैं, नहीं है तो क्या, आपको किसी को सर नहीं कहना चाहिए। सक्सेना सर ने कहा
कि आपको सर कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद भी क्या हैं, एक अधिकारी हैं। आप छोटी हैं तो क्या हैं, पर हैं तो एक ही हम लोग कर्मचारी। अपर्णा को सक्सेना जी की बातों से राहत मिली। जब सक्सेना ने कहा कि आप मुझे सर ना बोलिए तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसे राहत मिली। पहली बार उसे किसी इंसान की हैसियत से संबोधित किया था। मैं देखूंगा, वैसे केस उलझ गया है क्योंकि उनके पास सबूत है, आपके पास सबूत नहीं है। केस उलझने का कारण क्या था कि खन्ना साहब के पास सबूत है पर आपके पास कोई सबूत नहीं। क्या नेक अपने आप में सबूत नहीं है? तो अपर्णा कहती है मैं तो नेक हूँ, क्या नेक नियति क्या सबूत नहीं हो सकती? दफ्तरी मामलों में देखो हमेशा क्या है, सबूत चाहिए होता है। रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होने से हम कुछ भी इल्ज़ाम अगर लगता है तो उसको हम झुठला नहीं सकते। दफ्तरी मामलों में सबसे ज़रूरी चीज़ है लिखित सबूत। हर कहीं रिटन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, यह खन्ना कैसा आदमी है। ठीक है, मैं खबर लूँगा कि खन्ना साहब कैसे हैं। महाधूर्त, तो अपर्णा कहती है वो महाधूर्त है, बहुत चालाक है, अपर्णा ने कहा। सक्सेना जी के अधपके बालों की ओर देखकर अपर्णा ने संकोच से कहा, आपका बताते हुए मुझे संकोच होता है, कहते हुए संकोच होता है, लेकिन दफ्तर में खन्ना साहब और सिन्हा साहब दोनों का व्यवहार महिला कर्मचारियों से उचित नहीं है। तो खन्ना साहब का और सिन्हा साहब का महिला जो कर्मचारी हैं उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि और भी दो महिलाएं काम करती हैं। उन्होंने तो ऐसा ही मिसेस सक्सेना जो हैं उन्होंने यह बात पहले ही अपर्णा को कही थी। इस सिलसिले में हमारे पास कभी कोई शिकायत नहीं आई है। पर सक्सेना जी कहते पर आज तक तो मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। पर मुझे मालूम है एक नई प्रोबेशनर को रोज़ अपनी मेज की दराज में कागज़ पर लिखे अश्लील शेर मिला करते थे। उसने मुझे खुद दिखाए थे। वह लिखावट हुबहू खन्ना साहब की थी। मेरे प्रति भी उनका सख्त रवैया तभी शुरू हुआ जब मैंने शाम 5 बजे के बाद दफ्तर में रुकने से इनकार किया। तो वह तब कहती है यह वे मतलब क्या है, कुछ बुरे शेर वह लिखा करते थे। यहाँ पे खन्ना साहब और सक्सेना साहब के बारे में, सिन्हा साहब के बारे में बता रहे हैं कि कुछ बुरे लफ्ज़ों में लिखा करते थे और ऐसे शेर मेरे सामने भी रखा जाता था और उन महिला कर्मचारियां जो हैं उनके सामने भी पेश करते थे। और जब मैंने मना किया तो शाम के 5 बजे मुझे रुकने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन यह एक आम शिकायत है कि जब जब महिला वर्करों की योग्यता पर सवाल उठाए जाते हैं वे पुरुषों के चरित्र की बात बीच में ले आती हैं। तो यहाँ पे पुरुषों के चरित्र की का जो मामला है वह हमेशा ही स्त्रियाँ लेकर आती हैं, वही सक्सेना जी कहते हैं। ऐसा नहीं है सर, यह बात बहुत हद तक ठीक भी होता है। तो वह कहती है कि नहीं, यह बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त इस पचड़े को उठाने से आपको इस मामले से कुछ वक्त और मिल जाएगा, पर इससे क्या हासिल होगा? ये बात उठाकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्या आपकी सहेली इस बात की पुष्टि करेगी कि उसे खन्ना साहब तंग करते रहे हैं? तो क्या आपके जो कलीग्स हैं, क्या उन लोग यह मतलब रिटर्न बता सकते हैं कि उनके जो कलीग हैं वे उन्हें तंग क्या करते थे? मैं पूछूंगी। वैसे मैं अब तक काफ़ी तनाव और परेशानी से गुजर चुकी हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि मेरा केस अनिश्चित काल तक घिसटता रहे। और तब अपर्णा कहती मैं भी नहीं चाहती कि मेरा केस इसी प्रकार क्या है इतने दिनों तक घिसटता चला जाए। और वह कहती है कि मैं जाऊंगी और जाकर मेरे जो कलीग हैं उनसे, सहकर्मचारियाँ जो हैं औरतें हैं, उनसे मैं पूछूंगी कि क्या वे मुझे मतलब कुछ हेल्प कर सकती हैं या नहीं। आप पता कर मुझे बताइए। तब सक्सेना कहते ठीक है, आप उनसे बातें कीजिए। यदि उन लोग कुछ प्रूफ दे सकते हैं तो देखा जा सकता है। क्या किसी और महिला को दफ्तर में खन्ना साहब से शिकायत है? तो क्या है, इस दफ्तर में किसी और महिला को खन्ना साहब को लेकर शिकायत है या नहीं, इसके बारे में अगर कुछ पता चल जाता है तो इस केस में कुछ सुलझाव जो है आ सकता है। अगले दिन तब क्या करती है, अपर्णा ने फरीदा जमाल से बात की। अगले दिन वह जाती है दफ्तर में, फरीदा जमाल से बातें करती है। फरीदा जो है उनसे जूनियर थी
और जब उसे लगातार 4 दिन अपनी दराज में गंदे शेर लिखे कागज़ मिले, उसने अपना दुखड़ा अपर्णा को सुनाया था। तो फरीदा जो है वह उनसे जूनियर थी और खन्ना साहब ने जब उनसे उनके टेबल पर इसी प्रकार की जो है गंदे शेर लिखे थे, तब वह उसने क्या है अपर्णा को कहा था कि उसे कितना दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, इसके बारे में वह अपर्णा के साथ डिस्कस की थी। तो वह सोचती अगर वह फरीदा से इस मामले में हेल्प मांगे तो शायद कुछ सहायता मिल सकती है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको अगले पाठ में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।